हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का गबन का 24वां भाग होगा। सो ध्यान से सुनिए। रमना झूठी शहादत होगी। दारोगा नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनसिपैलिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे। शायद सरकार परवरिश भी करे। यूँ अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सज़ा न होगी। मान लो इस वक्त तुम्हें देवी बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो। मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कब सुनाया। रमा ऐसे मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तू मुझे मुख भी पढ़ना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि मैं इन डकैतियों के में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे। वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा। डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस और कोई बात नहीं। यह मैं जानता हूँ कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनी जा रही है। इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज़ नहीं है। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वो अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य के सुधार ले तो पूछना ही क्या है। जेल से तो बच जाएगा। इसमें आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस को गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाए। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दरोगा, मजाल है म्यूनसिपैलिटी चूक कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकारी होती है। जब सरकार आपको मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी। आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी। दरोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फरीक की गिरोह के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलम्ब क्यों करते। डिप्टी से एकांत में खूब जीट चुड़ाई उड़ाई। इस आदमी का यो तो पता लगाया। उसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मफरूर है। बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16वां ने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है हुजूर। मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का, शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं से यह सुबह हो गया कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला। दरोगा कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी का पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। इसने नाम तो बदल नहीं दिया। दरोगा कहता है म्यूनसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताजुब का बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है। दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दरोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था। दरोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है। जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वो आपके यहाँ है। दरोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है। जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दरोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ में ने मिजान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बात को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात। डिप्टी, अब क्या करके होगा खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गया। दरोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर, रमाना से यह बात कही क्यों जाए।
बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा ही, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे, तहरीर में कोई बात न ली जाए, जवानी इत्मीनान दिला दी जाए। कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफिनामे के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुप्रिटेंडेंट के परामर्श से कर रहे थे। उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए हैं। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पटक कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कहा गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 5 ही सौ तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या। और वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट भी न होगी। बुढ़िया बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी, यह कहता देवीदीन वही जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से दो दो बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकार करूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान को जरा भी नहीं डरते? तूने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीता थे। कांस्टेबल, रंजीता तो नहीं थे, खांसी खांसी तरह के हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्यों रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन ने यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवदी ने मनमात होकर कहा, भैया को ले गए सुप्रिटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गू दरोगा जी भी बड़े हुए हैं, कहा तो था कि इतने लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए? देवदीन, इसलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो दो दो बातें कर लूँ। जग्गू, हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात करे वह अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवदीन, दुकान पर कौन है? जग्गू, बंद करके आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे ही वैसे ही है, चूल्हे में जाए वह तमाशा। उसी के टिकट लेने में तो जाते थे, न घर से निकले थे, तो काहे को यह बला सिर पड़ती। दे दिन, जो इधर ही से ही पराग भेज दिया तो? जग्गो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देख आएंगे। देवी दिन आंखों में आंसू भरकर सजा हो जाएगी। जग्गो, रुपए जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने ही रुपए तो लेगी। देवदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जगो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दरोगा जी, वह अभी भी पूरी बात न करने पाई थी। दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची, इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा, तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवी दिन, जब कहा गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी, चलिए अपने रुपए लीजिए। दरोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दिन, आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब न थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हाड़ी में रख दो, अफसरों की सलाह हुई है कि इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये दोनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवदी ने दरोगा की बात सुनी तो उसकी भौहें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ, मैं रुपये आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने में देवदीन और भी तेज हुआ, तो आपने कहा कि किस मुँह से था? दरोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमसा एक साथ तो रहता नहीं। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दितिनाकर, यह मुझे मुड़वा डालिए। दरोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नियत तो मेरी पहले ही सी थी, पर समय के मारे न मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवदिन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कप्तान से जरूर कह दूंगा, तो टके का आदमी पर आपके अखबार से पढ़े अफसरों का तक पहुंच है। दरोगा, अरे यार, तू क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवदी ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़ कर बोला,
आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कर कर मुकर जाते हैं तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दरोगा: कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब को से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ घर खुदवा कर फेंक दूंगा। दिन जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दरोगा: अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, तुम्हारी हाँ हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाएं, यही सही। दिन पछताओगे सरकार, कह देता हूँ पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह दिन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भी भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा मारकर बोला: दादा दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यही रहना होगा। देवदीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा: कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा: और कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवदत्त ने संसद से सिर हिलाकर कहा: झूठा मुकदमा होगा। रमा: नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवदत्त ने शंका न शांत हुई बोला: मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपए को डरते हो तो यही समझ लो कि देवदत्त ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दरोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा: वह डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता था न होता। देवी ने उपेक्षा के भाव से कहा: अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वो तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूँ, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर। दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दरोगा: हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब डाकू हैं। देवी यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा: हम लोग बेगुनाहों को फंसाए ही क्यों, यह तो सोचो। देवी यह तो भुगते बैठे हूँ दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। साल 2 साल जेल ही तो होगा, एक अधर्म के दंड से बचने के बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा: मैंने खूब सोच लिया दादा, अब सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवदीन ने उदास होकर कहा: होगा भाई, जान भी तो प्यारी है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभाव को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई, मुड़कर बोला: तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमा ने खिसाकर कहा: क्या जरूरत है दारोगा, आज से इन्हें यही रहना पड़ेगा। देवदी ने कर्कश स्वर में कहा: हाँ हुजूर, जितना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पाएगा, ना या अकेले ही कहीं आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवदी ने तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुंह पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा: भैया नहीं आ रहे हैं? देवी ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा: भैया अब नहीं आएंगे, जब अपने न हुए तो बेगाने ही हैं। वह चला गया। बुढ़िया ही पीछे पीछे भुनभुनाती चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांत, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और विलक विलक नहीं रहा, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खीन हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हूँ। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर यह कौन कह सकता, कदाचित अपने उपाय की इस असातित सफलता ने उसकी आत्मा को विवल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहाँ पानी है, या उस ऊंचाई पर जहाँ उसरता हिम बन जाती है हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख का संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन को क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सच में प्राण त्याग दिए तो उनके दर्शन भी न पाती। पर उनका हिया इतना कठोर है, 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी नहीं लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न
कि समझ लिया होगा कि बहू तो होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का खुद कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी। पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझ कर बैठे हैं, इसलिए तो कि वह स्वाधीन है, आज़ाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुनी चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा के मन में मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े करा कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप है रमेश बाबू। बाबूजी मैं तो मरकर जिया हूँ, बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे पीछे न। दोनों लौंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीव इनसे कोई मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखने से डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते हुए आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब ने मेरी डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते ही हैं कि बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भी भेज दी। मालूम नहीं मंजूरी हुई या नहीं। यह तो डॉक्टर का हाल है, देख रहे हैं आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम न उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोकर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कर दूंगा मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर उन्हें क्यों, सरकार ने नौकर रखा है महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक न लाने वाला कोई नहीं है, क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तरद्दुद न करें। मैं आज पान खाने नहीं, भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जालपा को पूरा पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्करी उनके सामने रखकर कहा, पहले यह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नहीं समझ रहे हैं वह पुरानी हो गई हो। रमेश जी, जी कहो ना, कहो। रमानाथ का पता चल गया कलकत्ते में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे। उनका जोर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ते में कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बाबूजी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के 7 रुपयों की एक रसीद थी, जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ, धोखा हो नहीं सकता। मान गया बहूजी, तुम्हें वाह क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कि कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपटकर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आ गया, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो तुम आज ही चले जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी। रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं बहन। मुझे मणिभूषण पर कुछ सुबह होने लगा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। ठीक, बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे, सब ना जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो ये टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं इधर जाऊँ उधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं, मैं भी सोचती हूँ गाँव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपये हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूँगी तो शायद ये रुपये मुझे देखने को भी न मिलेंगे। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद ही जा न सके,
दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए रतन। हाँ वह मैं कर दूंगी, मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा रतन? मैं थोड़ी देर बैठी भी रहूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। मेरे बेचारे वहाँ न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा। अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा क्यों चली जाए और पकड़ लावे, गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी, कुछ बोल ना सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।